आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की और बात सबसे पहले नासा के मून मिशन की। आर्टेमिस 1 मिशन के तहत चांद पर भेजा गया ओरियन कैप्सूल सोमवार को चांद के बेहद करीब से गुजरा और उसने तस्वीरें खींची हैं। इस दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट और चांद के बीच की दूरी महज 130 किलोमीटर रही। हालांकि ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड नहीं करेगा, बस इसका मकसद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सही हालात को सुनिश्चित करना है। और इस स्पेसक्राफ्ट को 16 नवंबर की सुबह नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो 11 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। इस आर्टेमिस मिशन की सफलता पर यह निर्भर करेगा कि इस दशक के अंत तक इंसानों को चांद पर बसाया जा सकेगा या नहीं। 3, 2, 1, boosters ignition. चांद पर इंसानों के पहुंचने का सपना फिर होगा साकार। नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा चांद के पास। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर पहुंचने का जो सपना देखा है, 50 साल बाद उस सपने को पूरा करने की दिशा में आर्टेमिस 1 मिशन ने पहली सफलता हासिल कर ली है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद नासा ने 16 नवंबर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को लॉन्च किया। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही इस रॉकेट से ओरियन कैप्सूल अलग होकर चांद की ओर रवाना हो गया, जो एक दिन पहले भारतीय समय के मुताबिक सोमवार शाम 6:27 पर चांद के बेहद करीब से गुजरा। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब पहुंचा और उसने अंदर और बाहर की तस्वीरें खींचकर धरती पर भेजी। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे आर्टेमिस 1 मिशन की सफलता को देखकर खिल उठे। आर्टेमिस मिशन एक्चुअली नासा का बैक टू मून मिशन का एक भाग है। इनफैक्ट ये सिर्फ नासा का नहीं है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये इस तरह से बहुत ज्यादा लोग भी इसे शामिल हुआ है, बट नासा इसको लीड कर रहा है। इस मिशन अभी आर्टेमिस 1 ये यान गया ना, इसे आर्यन करके एक यान चांद के पास गया है। इसका लक्ष्य इस सिस्टम को टेस्ट करना, इससे कोई आदमी नहीं जा रहा है अभी। 50 साल पहले अपोलो मिशन की कामयाबी के बाद ये पहली बार है जब नासा का कोई कैप्सूल चांद के इतने करीब पहुंचा है। इस दौरान चांद और ओरियन कैप्सूल के बीच की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर रही। हालांकि ये एक टेस्ट फ्लाइट है जिसमें किसी अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा गया। इस फ्लाइट के साथ ही वैज्ञानिकों का मकसद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सही हालात सुनिश्चित करना है। यानी ये साफ है कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड नहीं करेगा। चांद का बैक साइड जाए, चांद का पिछला साइड जाके लगभग 92,000 किलोमीटर, चांद से 92,000 किलोमीटर उतना दूर जाएगा। उसका मतलब पहली बार एक यान ह्यूमन को लेके जाने का लायक वाला, मनुष्य को लेके जाने के लिए लायक वाला यान चांद को इतना दूर, स्पेस में उतना दूर जाने वाला एक इंपॉर्टेंट चीज इसको करेगा। इसी तरह आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 अगले अगले साल में ये होगा। उससे आप ये पूरा सिस्टम को फाइनलाइज करके आर्टेमिस 3 में ह्यूमंस चांद के सतह पर नेक्स्ट टाइम दोबारा उनका पैर छुड़ेगा। धरती पर लौटने से पहले ये कैप्सूल चंद्रमा की कक्षा में करीब 1 हफ्ता बिताएगा। इस दौरान वो अपोलो मिशन की लैंडिंग साइट्स की तस्वीरें खींचेगा। साथ ही आगे के मिशन आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 के लिए जरूरी डेटा भी जुटाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन 25 दिनों का है, जिसके बाद ये धरती पर 11 दिसंबर को वापस आ जाएगा। इसी तरह चांद में एक बेस क्रिएट कर सकता है क्या, ये है उसका लक्ष्य। अभी तक क्या किया, धरती से गया, चांद में उतरा, 2-3 दिन उधर रहा, उधर से सैंपल्स कलेक्ट किया, वापस आ गया। बट आप जाके उधर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग के अंदर आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना रहना,
एंड कंटिन्यूसली आप वापस आ गया, बट दूसरा आदमी जाके उधर रहने शुरू कर दिया। इस तरह से कंटिन्यूसली चांद में ह्यूमन हैबिटेशन करने का लक्ष्य है। नासा की योजना इस सदी के अंत तक इंसानों को चांद पर बसाने की है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो मिशन के सफल होने पर नासा 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के पास भेजेगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद नासा 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें एक यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश की जाएगी। इसमें जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे और इसकी खास बात ये होगी कि पहली बार महिलाएं भी ह्यूमन मून मिशन का हिस्सा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 17 करोड़ से ज्यादा रॉकेट बेकार हो चुके सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और बैटरी के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। वैसे एक अनुमान के मुताबिक ये छोटे बड़े रॉकेट और सैटेलाइट्स 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं। इस दौरान उसमें लगातार टकराव भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से टुकड़ों में बढ़ रहे हैं। हाल ये हो गया है कि इस कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। सूक्ष्म कण के तौर पर ये पृथ्वी की सतह पर भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल पृथ्वी पर करीब 40,000 टन धूल भी जुड़ रही है। इस दौरान किसी भी रिहायशी इलाके पर गिरने की वजह से जानमाल का नुकसान या फिर खतरा हमेशा खड़ा रहता है। तब तक अंतरिक्ष में जमा हो रहा कचरे का ढेर तमाम सक्रिय उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी खतरा बना हुआ है। इसके जमघट और आपसी टक्कर की वजह से दुनिया की संचार व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका बुरा असर धरती पर इंटरनेट, जीपीएस, टेलीविजन प्रसारण जैसी आवश्यक सेवाओं पर पड़ सकता है। क्योंकि अंतरिक्ष में मानवीय दखल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। करीब 6 दशक पहले ही इंसान ने अंतरिक्ष का रुख किया था। और ये बात अक्टूबर 1957 की है, जब सोवियत संघ की तरफ से अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्पुतनिक 1 भेजा गया था। तब से लेकर अब तक हजारों रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस प्रोब, टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ गया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 सालों में अंतरिक्ष में कचरे की मात्रा दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टिका के मुताबिक अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा फैलाने के लिए रूस जिम्मेदार है और इस वक्त रूस की 7,000 से ज्यादा रॉकेट बॉडी कचरे के तौर पर अंतरिक्ष में घूम रही हैं। जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टिका के मुताबिक अमेरिका को दूसरे नंबर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 5,216 स्पेस कचरे के टुकड़ों के साथ अमेरिका अंतरिक्ष में मलबे को बढ़ा रहा है। अमेरिका के बाद स्टैटिस्टिका कंपनी की लिस्ट में चीन का नंबर आता है। चीन ने कचरे के तौर पर 3,845 मलबे के टुकड़ों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। चौथे और 5वें नंबर पर जापान और फ्रांस है। इस वक्त अंतरिक्ष में जापान की तरफ से कचरे के तौर पर 520 मलबे के टुकड़े मौजूद हैं और वहीं फ्रांस की तरफ से 117 मलबे के टुकड़े अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष से मलबा हटाने के लिए मंथन नहीं हो रहा है। मलबा हटाने वाले वाहनों को तैयार करने वाली प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी है, लेकिन भविष्य में अगर मलबा बढ़ता है तो स्पेस मिशन के लिए उनको पृथ्वी की कक्षा से हटाना बेहद जरूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेना के रणबांकुरों की। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया और यह सैन्य अभ्यास 3 दिन तक चला। इसका नाम ऑपरेशन शत्रु नाश रखा गया। इस युद्धाभ्यास का आयोजन पाकिस्तानी सीमा के पास बीकानेर में किया गया। इस दौरान K9 वज्र तोप, सारंग गन, सुखोई 30 लड़ाकू विमान, T-90 भीष्म टैंक समेत कई महारथी राजस्थान के रेगिस्तान में उतरे। आगे आपको बताएंगे कि ये महारथी भारतीय सेना को कैसे मजबूत कर रहे हैं, इनका काम क्या है और आगे सेना की सोच क्या है इसको लेकर, ये सब विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रेगिस्तान में रणबांकुरे, हार से थर्राया पाकिस्तान।
ऑपरेशन शत्रुनाश का ट्रेलर। पाकिस्तानी सीमा के पास देश के जांबाजों ने कुछ इसी बहादुरी के साथ अपना दमखम दिखाया। ये तो महज एक ट्रेलर है, असली परीक्षा के लिए भी ये रणबांकुरे पूरी तरह से तैयार है। ये जगह है राजस्थान के बीकानेर में थार मरुस्थल, जहां 3 दिनों तक सैन्य अभ्यास हुआ। इसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना शामिल रही। इन्होंने एक साथ मिलकर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी तैयारियों को परखा। इस फायरिंग रेंज से इसी तरह सैकड़ों गोले दागे गए। वहां जैसे ही ये गोले अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहे तो ये अपने पीछे काफी धुआं छोड़ते हुए चले गए। इस दौरान धमाकों की आवाजों से पूरा इलाका घंटों से गूंजता रहा। फायरिंग की ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि युद्ध के दौरान सभी हथियारों की बमबारी में तालमेल बना रहे और कोई गड़बड़ी न हो। इंटीग्रेशन जैसा कि आप सब जानते हैं, अलग अलग जो विभिन्न किस्म की एंटिटीज हैं उनको अगर इकट्ठे मिलकर काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपने देखा किस प्रकार से एयरफोर्स और आर्मी के अंदर आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी सब ने मिलकर भाग लिया और एक इंटीग्रेटेड रूप से आपके सामने सफलतापूर्वक ये एक्सरसाइज करी है। वहीं इस ऑपरेशन शत्रुनाश से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान को भी परखा गया। इस अग्नि परीक्षा में ये आत्मनिर्भर अभियान 100% सफल रहा। असल में इस फायरिंग रेंज में कई देसी हथियारों पर हाथ आजमाया गया। राजस्थान के रेगिस्तान में K9 वज्रतोप, सारंग गन, T90 भीषण टैंक और T72 अजय टैंक को भी उतारा गया। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से हमारी इंडिजनाइज्ड आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी इक्विपमेंट बन रही है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। K9 वज्र, ALH रुद्र और शारंग गन्स जैसी आपको कई चीजें दिखाई गई हैं। और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजनाइज्ड बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास में चेतक और अपाचे समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दुश्मन के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सीमा के पास ऐसी ट्रेनिंग की अहमियत बहुत अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना के वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास करने से पाकिस्तान के खेमे में हलचल जरूर मची होगी। देश और दुनिया के बदलते हालात के बीच भारतीय सेना कई मोर्चों पर युद्धाभ्यास कर रही है। बात फिर उत्तराखंड में चीन सरहद पर युद्धाभ्यास की बात की जाए या फिर इस वक्त राजस्थान में महाजन रेंज में भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है, जिसमें खासतौर से स्वदेशी हथियारों से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें K9 वज्र तोप के अलावा अर्जुन टैंक और प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके साथ ही छोटे बड़े तमाम स्वदेशी हथियार के जरिए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान सरहद के नजदीक इस युद्धाभ्यास के कई मायने हैं। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं खतरा उन पर भी तो नहीं है, और इसी खतरे को देखते हुए हर देश अपनी तैयारियों को मजबूत और पुख्ता करना चाहता है। तो जैसे जैसे जो लेसन आ रहे हैं, जो लेसन आ रहे हैं हम उन सबको देख रहे हैं। जैसा आपने देखा है अभी हमें ज्यादातर एक तरफिया जो है खुलासा मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से अभी क्या एक्सपीरियंस रशिया का रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आपने बोला, इक्विपमेंट हमारे पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन लड़ाई के मैदान में हमेशा ये चलता रहता है। 1973 में आपको याद होगा जब पहली बार रशिया ने ATGMs बना के इजिप्ट को दी तो उन्होंने सोचा टैंक खत्म हो गया, फिर टैंक ने अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाई, फिर ATGM कमजोर पड़ गई, फिर उन्होंने टेंडम वॉरहेड लगाया। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी का खेल मैदान में चलता रहेगा। यानी सेना तकनीक पर भी जोर लगा रही है, क्योंकि हम जितना ज्यादा एडवांस होंगे दुश्मन को मात देने में हमें उतनी ही आसानी होगी। जाहिर है ऐसे सैन्य अभ्यास अपने पड़ोसियों को घेरने में काफी कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो यह ऑपरेशन शत्रुनाश काफी सफल रहा। सेना के मुताबिक वायुसेना के साथ हुए इस अभ्यास से एक दूसरे को काफी कुछ सीखने को मिला और इसी अभ्यास के दौरान तोप, टैंक और दूसरे हथियार दुश्मन पर कहर बरपाते नजर आए। चलिए आपको बताते हैं कि यहां कौन कौन से टैंक और तोप लाए गए थे और इनकी खासियत क्या है। बीकानेर में अभ्यास के दौरान T-72 टैंक नजर आया। इसे अजय के नाम से जाना जाता है। अभी भारत के पास 3 वेरिएंट्स में 2000 से ज्यादा ये टैंक मौजूद हैं। ये बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। कहा यह जाता है कि इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों का भी कोई असर नहीं होता। 70 के दशक में ये भारतीय सेना में शामिल हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रूस ने T-72 टैंक के कई वर्जन भारत समेत 30 से ज्यादा देशों को बेचे हैं। इसमें दुश्मन के टैंकों को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन तकनीक लगी हुई है और साथ ही इसमें 125 mm की गन भी मौजूद है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में T-90 भीष्म टैंक भी अभ्यास के दौरान दिखाई दिए। ये वही टैंक है जिसे पिछले दिनों चीन के साथ हुए विवाद के बाद गलवान घाटी में तैनात किया गया था। इसका वजन 48 टन है और ये दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में से एक है। ये 5 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। T-90 भीष्म टैंक हवाई हमले भी एकदम सटीक करता है। ये आसमान में उड़ रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा सेना ने बीकानेर की फायरिंग रेंज में K9 वज्र तोप के साथ भी अभ्यास किया। इस तोप को भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है। इस K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, जबकि इस तोप का वजन 47 किलो है। ये 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागने में सक्षम है। इस साल 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था इसे। साथ ही इसमें टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं जिससे ये तोप किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। यानी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक तोपें और टैंक शामिल हैं जो किसी भी मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर पहाड़। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हमारे बढ़ते हुए कदम हैं उस पे बहुत जरूरी है कि जो हम अपने इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, या तो हमारे पास जो खुद की टेक्नोलॉजी है या हम लोग जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी इक्विपमेंट्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बार बार हम लोग को उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि लड़ाई के समय या तो अगर हम K9 वज्र तोप देखें जो हम लोग का एक सेल्फ टोट आर्टिलरी गन बहुत अहम इसका इस्तेमाल होने वाला है फ्यूचर बैटल्स में, या तो हम अपना T-72 और T-90 टैंक्स को हम देखें तो जो हम लोग का जो एमिनेशन हो गया, जो हमारे जो वेपन सिस्टम्स इनके अंदर है, जो हमारे इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक तरीके से उसका इंटीग्रेट करके किस तरह से हम बैटल में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग करने के बाद जब हम लोग की लड़ाई के समय जब इनकी जरूरत पड़ती है तो जो आत्मनिर्भरता हमारी है, तो हम अपने जो चेन है जो या तो मेंटेनेंस का हो या स्पेयर पार्ट्स के हो, या जो हम लोग को जरूरत पड़ता है बैटल फील्ड के पास पूरे अपने एमिनेशन सप्लाईज को पूरे तौर पर भेजने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि हम इन सब इक्विपमेंट्स को टेस्ट करते रहे रियल बैटल सिनेरियो में, और टेस्ट करके हम लोग उसमें जो लेसन्स लर्न करते हैं उनको इंटीग्रेट करके उनको बेटर इंप्रूव करें। तो एक्सरसाइज शत्रुनाश में जो हम लोग ने अपने इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स वाले जो अपने इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, जो हथियार यूज किए हैं, इससे एक बहुत बड़ा हम लोग को एक सक्सेस मिला है। और अब बात मिशन रोजगार की। बेरोजगार खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, जिस वायदे को पूरा करने के लिए पहली किश्त प्रधानमंत्री ने धनतेरस पर जारी की थी। इसके बाद आज उसी वायदे की दूसरी किश्त जारी कर दी गई। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। नौकरी, 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 एक साथ हजारों की तादाद में नौकरियां, एक साथ हजारों हाथों को काम।
एक महीना पहले यानी 22 अक्टूबर को 25,000 युवाओं को रोजगार और अब रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। कहने की जरूरत नहीं है कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। आज देश भर के 45 शहरों में आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस वाली एसएसबी के लिए आप कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे? पूरा टाइम पीरियड कितना लगा इसमें भर्ती होने में? सर लगभग 1 साल का समय लग गया। 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न पूरी हो गई। कितना खुश है? सर बहुत खुश है। मैं कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में आयुक्त हुई हूँ और लगभग 8 से 9 महीने का ये प्रोसेस था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है उन्होंने उसको इतना यादगार बनाया हमारे लिए। 2021 में लास्ट नवंबर को एग्जाम दिया था, उसके बाद पूरा 1 साल होने को है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और आज हमें ये लेटर अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। बहुत खुश है सर। एक मुश्त हजारों युवाओं को नौकरी देने का ये मोदी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे थे। दूसरे रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मेला 2.0 के तहत 71,000 में से 24,000 नियुक्तियां सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में होगी। साथ ही यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। रोजगार मेले से जिन शहरों के युवाओं को लाभ मिलेगा उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, पंचकुला, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, ईटानगर और गुवाहाटी जैसे बड़े शहर शामिल हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के 38 विभागों में युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम किया गया है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रोजगार मेले के तहत नौकरी पा रहे युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल भी शुरू किया है। इस मॉड्यूल के तहत सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स तैयार किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और कार्यस्थल नैतिकता बताने के साथ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और भत्ते शामिल हैं। नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। देश के सरकारी विभागों और मंत्रालयों में कोरोना के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2019 को भारत सरकार के 40.66 लाख पदों में से
सिर्फ 31.43 लाख कर्मचारी ही थे। यानी तब सरकार के 22.69% पद खाली थे। अप्रैल 2014 से मार्च 2022 यानी 8 साल के अंतराल में करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी विभागों में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही सरकारी विभागों में परमानेंट जॉब मिल पाई। जबकि सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं कि देश में करीब 1 करोड़ स्वीकृत सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी सरकार इन्हीं खाली पदों पर अब थोक में भर्तियां कर रही है और देश भर के युवाओं के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इन्हीं 71,000 में से 24,000 नियुक्तियां सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में की गई हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद छात्रों को कैसा लग रहा है, जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी जितिन बहादुर सिंह ने। इस बार पैरामिलिट्री फोर्सेज में 24,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के युवाओं में काफी खुशी है। उनको ये लगता है कि इस तरीके से केंद्र सरकार के जो कदम हैं वो काफी अच्छे हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको किस पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब मिली है और किस तरीके से आपने कितने महीनों से आपने पूरा कोशिश किया? मैं पिछले 2 साल से प्रिपरेशन में लगा हुआ था और मैंने इस बार मेरे को सीआईएसएफ अलॉट हुई है। सीआईएसएफ में किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है और इसके साथ ही कितनी खुशी आपको हो रही है इस सिलेक्शन के बाद? सर, खुशी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पूरे घर में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे घर में मेरे से पहले किसी की गवर्नमेंट जॉब आज तक नहीं लगी थी। मैं फर्स्ट हूँ, तो खुशी तो आप देख रहे अच्छी खबर, सच्ची खबर। ट्विटर को जब से नया बॉस मिला है तब से ट्विटर में कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्लूटिक के लिए पैसे देने वाली स्कीम पर अब कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ब्रेक लगा दिया है। यानी फिलहाल के लिए ट्विटर ने $8 के बदले ब्लूटिक देने वाली स्कीम पर रोक लगा दी है। इस महीने की शुरुआत में एलॉन मस्क ने 29 नवंबर को ब्लूटिक वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन रीलॉन्च करने का वादा किया था, लेकिन अब मस्क ने खुद ट्विटर पर घोषणा की है कि लॉन्च को टाला जा रहा है। मस्क ने ट्वीट किया और लिखा, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फिलहाल ब्लूटिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के रीलॉन्च को रोक दिया गया है। फिलहाल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग रंग के चेक मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि फेक अकाउंट्स पर कैसे लगाम लगाई जाए। और इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने अपनी संवाददाता साक्षी बत्रा से बात की। जिस समय से ये $8 पर मंथ का उन्होंने रीलॉन्च प्लान किया था, उससे पहले ही कुछ अड़चने आ चुकी हैं। इलॉन मस्क के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं जिसका समाधान उनको नहीं पता है। अभी तक फिलहाल उनके पास कोई भी इसका ऑप्शन या फिर कोई सोल्यूशन अभी तक सामने नहीं आया है। क्या चैलेंज सामने आया? जैसे ही उन्होंने ये सुविधा लॉन्च की कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन $8 पर मंथ देकर एक ब्लूटिक वेरिफिकेशन ट्विटर पर ले सकता है, जिससे कि जो रेवेन्यूज हैं वो तो कंपनी के बढ़ेंगे ही और साथ ही आपको ये सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि इतने ही समय में बहुत सारे इंडिविजुअल्स के इम्पर्सोनेशंस, यानी कि किसी ने इम्पर्सोनेट किया कि मैं फला फला कंपनी हूं या फिर मैं फला फला इंसान हूं, उसके नाम पर मैंने अपना अकाउंट बनाया और मैंने अपने अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। ऐसे में चैलेंजेस ये पैदा हो गए कि जो ओरिजिनल, जो ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं उनके काफी ज्यादा डुप्लीकेट्स क्रिएट होने लग गए और कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया कि कौन सा एक्चुअल में अकाउंट ऑथेंटिक है। और चैलेंज अब मस्क के सामने ये है कि $8 प्रति मंथ देकर तो कोई भी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है और ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि असली ऑर्गेनाइजेशन या असली इंडिविजुअल कौन है और नकली इंडिविजुअल कौन है। अब इस चैलेंज को निपटने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगेंगी। जब तक के लिए उनके पास सोल्यूशन नहीं आता है तब तक इलॉन मस्क ने इस जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है इसे होल्ड पर डाल दिया है। साथ ही इलॉन मस्क ने ट्वीट करके ये बताई थी जानकारी कि वो सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग कलर्स के टिक लाए जाएं जिससे कि ज्यादा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि शायद हम आगे जाते हुए ऑर्गेनाइजेशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी इंसान वेरिफिकेशन के लिए उनके पास जाता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है या नहीं, उससे रिलेटेड पर्सन है या नहीं, ये भी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिकेट कर पाए। जब तक के लिए इसका पुख्ता सोल्यूशन नहीं नजर आता तब तक के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो है वो होल्ड पर डाल दिया गया है।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।